नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार फ्रॉम वर्मा क्लासेस से आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि हमने सिक्स्थ क्लास की जो इतिहास है, इतिहास की बुक जो किताब है उसको शुरू किया हुआ है। और इसके अंतर्गत हमारा जो डिस्कशन चल रहा है वो फर्स्ट चैप्टर, पहला जो अध्याय है उसका डिस्कशन चल रहा है, उस पर चर्चा चल रही है। और इसके अंतर्गत हम पहले ही 2 वीडियो इसके अपलोड कर चुके हैं, जैसा कि मनुष्य का अस्तित्व कहाँ, यानी सभ्यताएं का अस्तित्व कहाँ पर विकास हुआ, सभ्यताएं कहाँ पर पनपी हैं, विभिन्न प्रकार के फिर जो इन्वेंशंस हुई, जो आविष्कार हुए, जो खोजें हुई, उन खोजों का मानव इतिहास के अंदर क्या योगदान रहा। उसके बाद पुरातत्वविदों ने जो विभिन्न प्रकार के चीज़ों का अवलोकन किया, उनको जाना। तो पुरातत्वविदों को जो विभिन्न जानकारियाँ हासिल हुई हैं, जो उन जानकारियों के आधार पर आज हम एक और जानकारी के बारे में जानेंगे कि क्या पुरातत्वविदों को कपड़ों के बारे में भी जानकारियां हासिल थी, क्या कपड़ों के बारे में उनको जानकारियां कैसे प्राप्त हुई। तो इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो वैसे तो देखा जाए तो पांडुलिपियां क्या होती हैं, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। इतिहासकार कौन होते हैं, पुरातत्वविद कौन होते हैं, इन सभी के बारे में आज हमारा जो है डिस्कशन होने वाला है। तो देखिए, पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन जो आया है इतिहासकार, सबसे पहले हमें इतिहासकार कौन होता है इसको जानना पड़ेगा। तो इतिहासकार कौन होते हैं? इतिहासकार उनको कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं, और अतीत का अध्ययन करने के लिए ये विभिन्न प्रकार के स्रोतों पर निर्भर रहते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो स्रोत के प्राप्त होते ही, जैसे इन लोगों को विभिन्न प्रकार के स्रोत प्राप्त होते हैं, इन स्रोत के आधार पर ही अतीत के बारे में वो पढ़ना और उसके बारे में जानकारी हासिल करना इन इतिहासकारों के लिए आसान हो जाता है। ये तथ्य उनको रोचक लगने लग जाते हैं, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह कार्य करते हैं जो उन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग निकालने के रूप में, यानी अतीत के बारे में सुराग निकालते रहते हैं। जैसे कि एक डिक्टेटर, जैसे कि कोई जासूस किसी भी प्रकार के जो केस होता है, किसी भी प्रकार का जो मामला होता है, किसी भी प्रकार का कोई अपराध होता है, उस अपराध को सुलझाने के लिए, उस अपराध की जड़ तक पहुंचने के लिए तरह तरह के वेश बदल करके, तरह तरह का रूप धारण करके, तरह तरह की योजनाएं अपना करके उसकी जड़ तक पहुंचने का प्रयास करता है। ठीक उसी प्रकार से इतिहासकार और पुरातत्वविद ये प्राचीन वस्तुओं के बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ हासिल करते हुए इतिहास के जो पन्ने होते हैं, इतिहास के पन्नों को पलटते हुए उसकी जो प्रमुख, जहाँ से किसी चीज़ का जो उत्पन्न हुआ है, ओरिजिन हुआ है, वहाँ तक पहुँचते हैं। तो इस प्रकार से इतिहासकार और जो आपके पुरातत्वविद होते हैं, ये इतिहास को बनाने में, इतिहास को पुनर्गठन करने में, उसकी पुनर्संरचना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन एक और अराइज होता है कि ये जो इतिहास है, ये जो अतीत की अतीत है, अतीत एक है या अनेक है? अतीत के बारे में जैसा हम इसके माध्यम से जानेंगे कि क्या आपने इस पुस्तक का जो शीर्षक है उस शीर्षक को पढ़ा है। शीर्षक में हमने एक प्लूरल वर्ड यूज़ किया है, हमारे अतीत पर ध्यान दिया है, यानी हमारा शीर्षक है हमारे अतीत, भाग 1, भाग 2, भाग 3। तो इस प्रकार से हमारे अपने आप में एक प्लूरल वर्ड है। यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य के महत्व को और महत्वपूर्ण बनाने के लिए किया गया है। अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के लिए अलग अलग मायने थे, अलग अलग महत्व था। यानी उस समय विभिन्न प्रकार के जो कबीलियाई लोग रहते थे, अलग अलग कबीले के लोग, अलग अलग समुदाय के लोगों के लिए हर चीज़ के अलग मायने होते थे। उदाहरण के लिए यदि हम देखें, पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से, तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत अलग था। यानी हम यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि प्रत्येक प्रकार का समुदाय, प्रत्येक प्रकार की प्रजातियाँ, प्रत्येक प्रकार का कबीला अपने आप को एक
अलग कबीले के रूप में, एक अलग जन के रूप में जानता था। उनकी अपनी आवश्यकताएं थी, उनकी अपनी अपनी विशेषताएं थी। उन विशेषताओं के आधार पर ही विभिन्न जातियों का, विभिन्न समुदायों का, विभिन्न जो कबीले होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है, और ये इतिहास ही यही इतिहास कहलाता है। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय में भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों, रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के तौर पर आज आप अंडमान द्वीप के अधिकांश लोगों को देखें तो उनका भोजन आज भी मछलियां हैं। वो लोग आज भी अधिकतर वन उत्पादों पर डिपेंड करते हैं। आज भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर ऐसे क्षेत्र हैं जहां आम जन का जाना वर्जित है, क्योंकि उन लोगों के लिए इन लोगों का वहां पर जाना एक तरह से अतिक्रमण के बराबर है। वो लोग ऐसे व्यक्तियों को जाते ही वहाँ पर ख़त्म कर देते हैं, उनकी हत्याएं कर देते हैं, यानी कि वो अपने क्षेत्र के अंदर किसी व्यक्ति विशेष का हस्तक्षेप नहीं देखना चाहते। इस प्रकार के कबीले आज भी आपके अंडमान द्वीप समूह के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये लोग शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह के द्वारा ही अपनी आजीविका प्राप्त करते हैं, अपना जीवन निर्वाह करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। आपके शहरों के लोग जो हैं ग्रामीण बस्तियों के ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के पास अधिकतर जो कृषि योग्य भूमि होती है, और कृषि उत्पाद गाँव से शहरों की ओर भेजे जाते हैं, मंडियों के अंदर भेजे जाते हैं, जिससे लोगों को विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं। इस तरह के भेद आप अतीत में भी विद्यमान थे, उस समय भी इस प्रकार के आपको भेद देखने को मिलते थे। यहाँ पर हम एक प्रकार का जो और भेद है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। वो भेद क्या, देखिए इसके अंदर एक अन्य भेद भी है। वो क्या है, उस समय शासक अपने विजयों का लेखा जोखा रखते थे, यानी शासक जो हैं वो अपनी जो विजय होती थी उनका लेखा जोखा रखते थे। वहीं साधारण व्यक्ति के पास इस प्रकार की कोई सुविधा नहीं होती थी। यही कारण है कि हम उन शासकों के बारे में तो जानकारियाँ रखते हैं, लेकिन आम जनजीवन कैसा था उसके बारे में हमारे पास किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं होती है। तो उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिल जाता है, लेकिन जो शिकारी हैं, मछुआरे हैं, संग्राहक हैं, कृषक लोग हैं, पशुपालक हैं, जैसे आम लोग हैं, उनका लेखा जोखा आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलता। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। यानी जो पुरातत्वविद होता है वो पुरातत्व की चीज़ें, यानी ज़मीन का खनन करके विभिन्न प्रकार के जो प्राचीन स्थल होते हैं उन स्थलों की खुदाई करके वहाँ से जो वस्तुएं, प्राचीन वस्तुएं प्राप्त होती हैं, उन वस्तुओं के आधार पर जो है वहाँ के लोगों का जनजीवन कैसा रहा, किस प्रकार की जो मकानों के अंदर वो रहते थे, कैसी बस्तियाँ वहाँ पर थी, उनके बारे में विभिन्न प्रकार की हम जानकारियाँ हासिल कर पाते हैं इनके माध्यम से। तो अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं, जैसे कि तिथियाँ हैं। तिथियों का महत्व क्या है, तिथियाँ कैसे, देखिए अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, महीना, वर्ष या कि 2000 या इस तरह का कोई दूसरा वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का मतलब ये हुआ ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष बाद। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व, ईसा से पहले के रूप में जानी जाती हैं। इस पुस्तक में हम जो है अपना जो 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। यानी जो अभी वर्तमान है, वर्तमान से जो पहले की तिथियां हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो इतिहास की तिथियां देखिए किस प्रकार से निर्धारित होती हैं। अंग्रेजी में BC और हिंदी में ईस्वी पूर्व का तात्पर्य होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले AD, हिंदी में AD लिखा मिलेगा अंग्रेजी में, और हिंदी में इसको ईस्वी बोल देते हैं। यानी इसको बोला जाता है AD को एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से मिलकर के बना है। इसका तात्पर्य ये होता है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से, ईसा मसीह के जन्म जो वर्ष उससे। कभी कभी AD की जगह आप CE तथा BC की जगह BCE का प्रयोग करते हैं। CE का अक्षरों का जो प्रयोग होता है वो कॉमन एरा के लिए होता है, तथा BCE का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। और ये वही ट्रिक आ जाती है फिर आपके यानी ईसा मसीह के जन्म से। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का
प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पहले शुरू हो गया था। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य होता है बिफोर प्रेजेंट। बिफोर प्रेजेंट यानी वर्तमान से पहले। तो पृष्ठ 2 पर 2 तिथियां हैं, उनका पता लगाइए और वो किस अक्षर समूह में आपके शामिल होते हैं। अब हम किसी दूसरे स्थान का, यह भारत के बारे में था, अब किसी दूसरे क्षेत्र के शेयर करते हैं। दूसरे क्षेत्र का हम देखते हैं। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं, यानी पत्थर पर या धातु पर जो लेख खुदवाए जाते हैं उनको अभिलेख बोला जाता है। इनमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पुराने लिखे हुए हैं, यानी कई सौ वर्ष पहले लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि उस समय क्या लिखा हुआ था, उस समय के जो अभिलेख थे उनमें क्या लिखा हुआ था, ये उनको जानकारी कहाँ से पता चले। इस अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के द्वारा ये लोग इस चीज़ का पता लगाते हैं। इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्र से मिलती जुलती है। यहाँ पर लगभग देखिए 5000 वर्ष पूर्व राजा और रानी रहा करते थे। और ये जो सिंबल है, ये आपका जो स्क्वायर है ये पी के लिए होता था। आपका जो जो स्क्वायर आपका जो अर्धगोला है, वृत्ता है, ये आपके लिए टी का होता था। और इस प्रकार से मटके के अंदर से ये पहुँच होते थे। ये ओ के लिए, लाइन के लिए एल होता था। और आपका जो आधा जो एक चांद है इसके लिए एम होता था। और 2 झंडे इनके लिए आई। और एस के लिए किस प्रकार से उल्टा यू जो होता था ये यूज़ किया जाता था। इसी प्रकार से फिर ये के लिए आपका ट्रायंगल हो गया था। ये सारे सिंबल्स जो उस समय के यूज किए जाते थे, इनको आधार मानकर देखिए मिस्र के उत्तरी तट पर रोशेटा नाम का एक कस्बा है। ये रोशेटा नाम का जो कस्बा है, यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 अलग अलग भाषाओं तथा लिपियों में लिखा हुआ है। यानी यूनानी तथा और मिस्री जो लिपि थी उसके 2 प्रकार यहाँ पर देखने को मिले। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे, तो उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इस फ्रेम को कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेत को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो, यहाँ एल अक्षर के लिए शेर तथा ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हैं। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किन के लिए प्रयुक्त हुए हैं, तो इन अभिलेखों को पढ़ना उन लोगों के लिए आसान हो गया था। तो ये अपना चैप्टर था। इसमें हमने विभिन्न प्रकार के जो पुरातत्व उपयोगी जो वर्ड हैं उनके बारे में जाना। यहाँ पर देखिए कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं। कृषि का प्रारंभ, जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा, 8000 वर्ष पूर्व हुआ। सिंधु सभ्यता का प्रथम नगर जो है 4700 वर्ष पहले अस्तित्व में आए थे। गंगा घाटी के नगर मगध का जो बड़ा राज्य है वो 2500 वर्ष पहले अस्तित्व में आया था। वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व से आया है। तो ये विभिन्न प्रकार के जो मैदान हैं इनके बारे में हमने ये जानकारियाँ आज हासिल की हैं। आज इस प्रकार से ये हमारा जो चैप्टर है ये फिनिश होता है। चैप्टर के बारे में हमने कंप्लीट चर्चा की है। इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं इजी क्वेश्चन आंसर हैं और ये आसानी से हम लगा सकते हैं। क्वेश्चंस को क्वेश्चन सीरीज के माध्यम से हम इसको कर सकते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के जो क्षेत्र हैं इनके बारे में आज हमने इतिहास कब, कैसे और कहाँ इसको जाना। और अगली जो क्लासेज होंगी, अगली जो क्लासेज हम अपलोड करेंगे वो नेक्स्ट चैप्टर से संबंधित होंगी, आखेटक से संबंधित होंगी। यानी मानव का एक चरणबद्ध तरीके से जो विकास है उसको समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।